आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट 2। पार्ट 2 मैंने हाईलाइट किया है क्योंकि ये आज का टॉपिक है, जिसमें हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड, इसकी डेफिनेशन, व्हाई इट इज एग्जिस्ट, एक्सेप्शंस टू लॉ। यदि आपको इससे पहले का भी कॉन्सेप्ट पढ़ना है बेटा, तो हमने पार्ट 1 में कवर कर दिया है, जैसा आप ऊपर देख रहे हैं। और इसके बाद, इसको क्लियर करने के बाद हम आएंगे इसके पार्ट 3 पर, यानी नेक्स्ट वीडियो पर, जिसपे हम कवर करेंगे मूवमेंट एंड शिफ्ट ऑफ डिमांड, डेफिनेशन, फैक्टर, डायग्राम। ओके बच्चा, आई होप आपको ये सीक्वेंस पसंद आएगी। थैंक यू। लेट वी स्टार्ट पार्ट 2। मैं आपको पढ़ा रही हूँ लॉ ऑफ डिमांड। इसको बेटे फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज भी कहते हैं। आपको ये याद रखना है बेटा। क्यों? क्योंकि एमसीक्यू में मैम दे देती है बहुत बार। ठीक है बच्चा? ठीक है, और लॉ अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि आपका इंडिविजुअल डिमांड सेम यही पॉइंट लिख के आना है आपको। और आपको मैं ट्रिक बताऊं, ये जो है ना इसके अजम्पशन वाले पॉइंट 5, ये मैम को खुद ही याद नहीं होते, लेकिन आपको ट्रिक बताओ बच्चा। जो मैम ने फैक्टर्स आपको पढ़ाए थे, फैक्टर एंड डिटरमिनेंट्स, आपको वही सेम इसमें लिखने हैं। बस साथ में क्या लगा देना है, रिमेन्स कांस्टेंट। सिर्फ प्राइस के रिलेशन में पढ़ा जाता है, बाकी फैक्टर्स लिखना क्या कांस्टेंट। हो गई दो। चलिए मैं समझा देती हूँ। इट स्टेट्स दैट देयर इज इनवर्स relationship between price and quantity demanded, कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट। ये अदर थिंग्स क्या है बेटे? आपके फैक्टर्स है ना, जो हमने डिटरमिनेंट्स, उनको मैं मानती हूँ कि उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो अजम्पशन, और इन्हीं अजम्पशन को हम सेटलियस पैरेबल्स भी कहते हैं। ठीक है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस रिमेन कांस्टेंट। कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं है। फैशन, वेदर, ये भी क्या है बेटा? सेम, कांस्टेंट, नो चेंज। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स रिमेन सेम, नो चेंज। इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन सेम। ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए थे। देयर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ अ चेंज इन प्राइस इन द फ्यूचर। ये भी हम मान के चल रहे हैं कि फ्यूचर में भी प्राइस क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्योंकि बेटे यदि मैं इसको चेंज करूंगी तो लॉ ऑफ डिमांड क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। डिमांड शेड्यूल, मैं भी डिमांड शेड्यूल बेटे आपको आंख बंद करके इंडिविजुअल डिमांड पर आई थी ना, वो शेड्यूल बनाया ना बेशक। ठीक है। और नेगेटिव रिलेशन देखिए, प्राइस था 5 रुपए, डिमांड थी 100, प्राइस 5 से हो गया 4, डिमांड इंक्रीज हो गई, है ना। प्राइस हो गया 3, डिमांड और इंक्रीज हो गई। तो ये फॉलो कर रही है ना, डिक्रीज इन प्राइस, इसमें डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड इंक्रीज हो रही है, यानी नेगेटिव रिलेशन। ये देखिए आपका डायग्राम। मैम ने प्राइस कौन सी एक्सिस पे लेना है बच्चा? मैम भूल जाती है। आप लोग बताइए कमेंट करके यस, वाई एक्सिस पर। और क्वांटिटी डिमांड बेटा एक्स एक्सिस पर, है ना। देखिए 5 था प्राइस तो डिमांड थी 100, मैम ने ये पॉइंट लगा लिया। प्राइस था 4 तो डिमांड हो गई 200, प्राइस हुआ 3, डिमांड हो गई 300। जब इन पॉइंट्स को हमने मिलाया तो ये कैसा हो गया बेटे? नेगेटिव रिलेशन। मतलब देखिए प्राइस घट रहा है तो डिमांड बढ़ रही है। नौ बचा। अब मैं आपके साथ प्रैक्टिस करूंगी लॉ ऑफ डिमांड कर्व की। ये सेम बच्चा इंडिविजुअल डिमांड कर्व की तरह ही प्लॉट होता है। ठीक है, सेम वही है। आप लोग चेक भी कर सकते हैं, ये वही शेड्यूल है। ठीक है, मैम ने कोई अलग शेड्यूल नहीं लिया, वही। चलो बच्चा, अब आप मैम को सिखाओ। प्राइस वाई एक्सिस पर, है ना, और डिमांड, क्वांटिटी डिमांड एक्स एक्सिस पर। प्राइस 1 to 5, 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चा। क्वांटिटी डिमांड कितना लेना है मैम को? 100 से 500। तो मैं 100 का डिस्टेंस रख लू। लीजिए, 100, 200, 300, 400, 500। ओके, लीजिए फर्स्ट।
जब प्राइस था 5, क्वांटिटी डिमांड थी 100। प्राइस 5, क्वांटिटी डिमांड 100। ठीक है बच्चे। प्राइस हुआ 4, क्वांटिटी डिमांड 200, 4 पे 200। ओके। प्राइस हुआ 3, क्वांटिटी डिमांड और बढ़ गया 300, 3 ये हो गया 2। प्राइस हुआ 2, क्वांटिटी डिमांड 400। ठीक है। प्राइस हुआ 1, क्वांटिटी डिमांड 500। तो ये मेरा था, क्या था बेटे, डिमांड कर्व। ठीक है, डिमांड कर्व। ठीक है बच्चा, डन। अब देखिए, कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बताइए। मैं आपके साथ स्पेशली प्रैक्टिस इसलिए करती हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे और अब के बाद आप अच्छे नंबर लाए। ठीक है, प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, मैं सारे आपको दोबारा से यदि समझ नहीं आएंगे तो आप वीडियो को रोक के पॉज करके सीख सकते हैं मैम के साथ। ठीक है, अब क्लास आगे बढ़ाते हैं न्यू टॉपिक के साथ। तो ऐसा क्यों होता है, डिमांड और प्राइस में नेगेटिव रिलेशन क्यों होता है, इसके कितने रीजंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसके रीजंस है 5। ये 5 पहले मैं आपको समझाऊंगी, फिर पॉइंट एक्सप्लेन करूंगी। बच्चा लोग जल्दी से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे बनाइए डबल स्टार। आपको ये सेम लो, मैम ने मार्जिनल यूटिलिटी चैप्टर में, इससे ठीक पहले वाले चैप्टर में पढ़ाई थी ना, ये वही लो है। ठीक है, मैं आगे एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। बच्चा ये लॉ क्या कहता है, ये कहता है जब हम किसी कॉमोडिटी को बार बार एक ही साथ कंज्यूम करते हैं तो हर एक्स्ट्रा यूनिट से, हर एडिशनल यूनिट से जो उसका सेटिस्फैक्शन होता है, यूटिलिटी होती है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, देखिए मुझे भी बहुत भूख लगी, मैंने एक पिज्जा, हाँ एक पिज्जा खाया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर मेरी भूख थोड़ी शांत हो गई, फिर मैम ने दूसरा पिज्जा खाया तो मैम को कम यूटिलिटी, कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। फिर तीसरा पिज्जा, ओह आई कांट ईट, अब नहीं खा सकती मैं। क्यों, क्योंकि हमारी यूटिलिटी, जैसे जैसे हम ज्यादा ज्यादा कॉमोडिटीज खाते हैं तो हमारी यूटिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो बेटे हम ज्यादा ज्यादा कोई चीज कब खरीदेंगे, जब उसका प्राइस क्या होगा, कम होगा, है ना। हम स्टोर कर लेंगे फ्यूचर के लिए, हम इंडियंस ऐसे तो करते हैं, है ना। हमें समझा दू, लीजिए बेटा। रीजंस फैक्टर ऑफ लॉ ऑफ डिमांड और व्हाई इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, दोनों का आंसर सेम है बच्चा लोग। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, अब मैप का कर्सर देखते जाना। इट स्टेट्स दैट as we consume more and more units of a commodity, utility derived from each successive मतलब additional, दूसरी additional units goes on decreasing. A consumer demand more for a commodity depends on its utility, है ना। ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी तो मैं ज्यादा डिमांड करूंगी, कम यूटिलिटी मिल रही है तो मैं कम डिमांड करूंगी। As a result, a consumer will not be prepared to pay the same price for additional units of that commodity. The consumer will buy more units only when the price falls. ठीक है बच्चा। सेकेंड पॉइंट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, मैंने आपको बताया था ना, सब्सटीट्यूट गुड्स, सेम वही लिख के आना है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट में। एक कॉमोडिटी का प्राइस महंगा हो रहा है तो उसकी डिमांड हम कर देंगे, क्यों, क्योंकि हम उसके सब्सटीट्यूट, उसके कॉम्पिटिटिव गुड्स को खरीदना शुरू कर देंगे, है ना। मैम को मैगी और ये पे दोनों इक्वल पसंद है, मैगी का प्राइस गया ऊपर तो मैम ने मैगी खाना छोड़ दिया, उसकी डिमांड कम हो गई, मैम शिफ्ट हो गई आपके इप्पी नूडल पे। आप भी क्लास के बाद, पढ़ाई करने के बाद एक मैगी खा लेना 2 मिनट वाली। Substitution effect. It means substituting one commodity in place of other when it becomes relatively the cheaper. As a result, demand for the given commodity
rises। ठीक है बच्चा, आगे चले। अब मैं आपको बताती हूँ इसका नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, एडिशनल कस्टमर। ये क्या होता है बेटा? जब किसी प्राइस का, किसी भी कॉमोडिटी का प्राइस डिक्रीज होता है, तो जो लोग पहले उस चीज को नहीं खरीद पाते थे, अब वो सोचते हैं सस्ती होगी, चलो हम भी खरीद लेते हैं, है ना? तो यदि प्राइस कम होता है तो नंबर ऑफ बायर भी उसमें ऐड हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को सस्ती लगने लगती है, तो नए लोग भी उसको खरीदना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यही लिखा है क्या? एडिशनल कस्टमर। When price decreases, many new customers who were not in a position to buy it earlier, पहले वो नहीं खरीद पाते थे, now क्यों नहीं खरीद पाते थे? क्योंकि प्राइस महंगा था, due to its high price, start purchasing it, क्यों? क्योंकि वो सस्ता हो गया। Old customers to start demanding more due to its reduced price। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, ऑल्टरनेटिव यूजेस। इसका मतलब क्या होता है बेटा? अन्य इस्तेमाल। जैसे कोई चीज महंगी थी, ठीक है, तो हम सोचते हैं उसको मेन पर्पसली यूज की जाए। यदि वो सस्ती हो जाती है तो हम उसको और भी कई चीजों के लिए यूज कर लेते हैं। जैसे लेट सपोज मिल्क बहुत महंगा है, तो हमने कहा सिर्फ मिल्क हमें पीना है ना? ठीक है। और यदि मिल्क सस्ता हो गया तो मम्मी कह रही अरे चलो सर्दी आ गई, जल्दी से गाजर का हलवा बना लिया जाए। ठीक है, और बटर हम घर का ही बनाएंगे, घी भी घर में निकालेंगे, क्योंकि मिल्क सस्ता हो गया। राइट? क्या यही है पॉइंट? चलो पढ़ लेते हैं। ऑल्टरनेटिव यूजेस। सम commodities like milk, electricity have a several uses. Some are important uses than other. When price increases, then we use it for restricted purpose, say drinking or vice versa। वाइस वर्सा मतलब यदि प्राइस डिक्रीज होगा तो हम मिल्क को और भी यूज करेंगे, जैसे आपने बताया ना, हम घी निकालेंगे और क्या क्या कर लेंगे, उसका बटर बनाएंगे, दही जमाएंगे, है ना? नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट बेटा, इनकम इफेक्ट। It refers to effect on demand when real income of the consumer changes। Real income मतलब purchasing power due to change in price of the commodity। Let's suppose income of the consumer है बेटा 2000। इस पॉइंट को मैं आपको शेड्यूल के हेल्प से समझाती हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये शेड्यूल हमें कहाँ यूज करना है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर में। ठीक है, उसपे 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, यही समझ लो। ठीक है, वहां दोबारा समझा दूंगी, डोंट वरी। देखिए बेटा, प्राइस था 10 रुपए, क्वांटिटी डिमांड हमने करी 200, क्यों? क्योंकि मेरे टोटल इनकम, टोटल खर्चे कितने हैं बेटा? 2000, है ना? मेरी इनकम 2000 है, जिसको मैम कंज्यूम कर सकती है, इसलिए। फिर प्राइस गिर गया 8 रुपए, क्वांटिटी डिमांड अभी भी हमने कितनी रखी बचा? 200 रुपए, मेरे खर्चे कितने हुए? 1600 रुपए, 400 हमने सेव कर लिया। प्राइस अब है बेटा 8 रुपीज, हमने क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज कर दी 250, तो टोटल एक्सपेंडिचर हुआ 2000। अब आप देख रहे हैं जैसे जैसे प्राइस गिर रहा है, प्राइस गिर रहा है, यहाँ पे कंज्यूमर की परचेजिंग पावर क्या हो रही है बेटे? इंक्रीज हो रही है। पहले 200 थी, अब 250 हो गई, राइट? और टोटल एक्सपेंडिचर देखिए, मैं आपको रिलेशन दिखाती हूँ। प्राइस गिर रहा है कंटिन्यूसली, ये इसके टोटल एक्सपेंडिचर देखिए 2000, 1600, 2000। ठीक है, इसको कहते हैं हम इनकम इफेक्ट। ये मैं आपको बहुत अच्छे से वहां कवर करूंगी, यहाँ के लिए आप सिर्फ इतना ही लिख सकते हैं। ठीक है, डन। आगे चलते, एक्सेप्शंस टू द लॉ। ठीक है, कितने केस है बचा? 7। इन 7 केसेस में प्राइस और डिमांड के बीच नेगेटिव रिलेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये 7 रीजन आपको बता रही हूँ बच्चा। फर्स्ट पॉइंट है गिवन गुड्स। आपको पता है गिवन गुड्स और इंफीरियर गुड्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं।
तो आपको ज्यादा माथा पर्ची नहीं करनी, आप इंफीरियर गुड्स वाला वो पॉइंट था ना, वो इसके अंदर इंग्लिश में लिखाना। हाँ जी, वही लिखाना। बस आपको याद रखना ही गिवन गुड्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया था बेटा, एमसीक्यू में टीचर पूछ सकती है, सर रॉबर्ट गिफन। ठीक है, पढ़ा दू। गिवन गुड्स, these goods are a special category of inferior goods in whose case demand will decrease with decreasing price of inferior goods. Then people start consuming normal goods due to increasing in purchasing power. It is observed by Sir Robert Giffen. आप देख रहे हो बेटा इसमें क्या रिलेशन था, पॉजिटिव। प्राइस गिर गया तो डिमांड भी गिर गई, है ना। यानी हमें इनवर्स के उल्टा चलना है, तभी तो वो एक्सेप्शन हुआ, अपवाद, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बेटा अपवाद। दूसरी टाइप की वस्तुएं होती है बेटा स्टेटस सिंबल गुड्स। ये क्या होते हैं बेटा, जिन गुड्स के साथ हमारी प्रेस्टीज जुड़ी होती है। जैसे हमें लगता है कुछ लोग बहुत रिच होते हैं, वो कहते हैं ये चीज यदि हमारे पास है तो ये क्या है, हमारा स्टेटस सिंबल। आपने देखा होगा बेटा कुछ प्राइम गाड़ियां होती है जिनके प्राइस कम करने पर उनकी डिमांड गिर जाती है, तो बड़ी बड़ी कंपनियां उनके प्राइस कभी नहीं गिराती। क्यों? क्योंकि वो एक स्टेटस सिंबल, एक पर्टिकुलर इनकम सेक्शन से वो जुड़ी होती है। ठीक है, जैसे डायमंड्स, महंगी महंगी गाड़ियां, एंटीक पेंटिंग्स, है ना। तो इसमें इनके साथ क्या होता है बेटा, यदि इनके प्राइस हाई होते हैं तो इनकी डिमांड भी हाई होती है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कंज्यूमर सेगमेंट उसको यूज करता है। स्टेटस सिंबल गुड्स, it reflects to a certain prestige goods which are used as status symbols. For example, diamonds, gold, antique paintings. These goods are demanded only as their prices are very high. तो यदि इनके प्राइस कम हो जाएंगे तो मैम इनकी डिमांड गिर जाएगी, क्योंकि वो लोग कहेंगे हाँ अब तो ये सस्ते हो गए, तो अब हम इनको नहीं खरीदेंगे, हम किसी और चीज पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इनका यदि प्राइस गिरता है तो बच्चा इनकी डिमांड भी क्या होती है बच्चा लोग, गिर जाती है। तो प्राइस डिक्रीजेस, डिमांड ऑल्सो डिक्रीजेस एज कंसिडर्ड नो लॉन्गर एज स्टेटस सिंबल गुड्स। थर्ड पॉइंट है बेटा फियर ऑफ शॉर्टेज, इमरजेंसीज। बच्चा जब कोई सी चीज की इमरजेंसीज होती है, हमें लगता है ये चीज कम पड़ जाएगी, फ्यूचर में नहीं मिलेगी और हमें इसकी जरूरत है, तो उस टाइम पर बेटे कंज्यूमर नॉर्मल रिएक्शन नहीं देते, वो नॉर्मल बिहेवियर नहीं करते। ठीक है, तो इस केस में चीज महंगी हो तब भी वो उसको खरीद लेते हैं। जैसे वॉर, हॉस्पिटल वाले हमसे कितनी भी महंगी मेडिसिन हमें दे, हम खरीदेंगे, क्योंकि बच्चा जान है तो जहान है ना। तो हम कितनी भी महंगी दवाइयां हो, हम अपने लिए वो खरीदते हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट को देख ले। फियर ऑफ शॉर्टेज, इमरजेंसीज। In case of emergency, consumer do not behave normal and tends to buy more even if the prices are more. These emergencies are war, famine and hospitals. ठीक है, ये 3 पॉइंट है, 4 में आगे पढ़ा रही हूँ। आप चाहे तो मेरे स्क्रीन का क्या कर सकते हैं बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे चलो। इग्नोरेंस। बच्चा कुछ बच्चे हम में से, आप में से कुछ कैसे होते हैं, अरे भाई कोई चीज महंगी है तो वो अच्छी ही होगी और कोई चीज सस्ती है तो ये अच्छी नहीं होगी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो इन लोगों के केसेस में बेटा लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करती, है ना। इग्नोरेंस। Consumers may buy more of a commodity at a higher price when they are ignorant of the prevailing price of the commodity in the market. और हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं बेटा रेफरेंस,
जब कोई हमें किसी चीज का रेफरेंस देता है तो हम कोई और चीज यूज ही नहीं करते, हम उसके रेफरेंस से वही चीज खरीद लेते हैं। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है बेटा फैशन रिलेटेड गुड्स। हाँ, ये पॉइंट आप लोगों को बच्चा लोग अच्छा समझ आएगा, है ना, क्योंकि हमारे सारे बच्चे हैं इतने स्टाइलिश हैंडसम ब्यूटीफुल लेडीज गर्ल्स, है ना। तो फैशन रिलेटेड गुड्स, कोई चीज ट्रेंडिंग है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम उसकी डिमांड ज्यादा करेंगे, चाहे उसके प्राइस ज्यादा हो। प्राइस ज्यादा है तभी तो वो ट्रेंडिंग में चल रही है ना। लीजिए बेटा, फैशन रिलेटेड गुड्स, it does not follow law of demand and their demand increases even with a increases in price, क्योंकि यही तो है टशन। सिक्स पॉइंट नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, बेटा जो चीजें हमारे लिए जरूरी है, हमारे लिए खाने के अंदर सोल्ट जरूरी है, खाने के लिए फूड जरूरी है, तो इनका प्राइस चाहे बढ़े या घटे हमें तो ये खरीदना ही है, खाना तो खाना ही है ना। लीजिए, these are the basis of life existence, these are demanded even if the price is rising like salt, rice and wheat। ठीक है बच्चा। सेवंथ, चेंज इन वेदर, बच्चा सर्दियों में वुलन्स वगैरह महंगा हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसकी डिमांड आती है। लेकिन क्या हम ये थोड़ी कि सर्दियों में वुलन महंगा है तो उसको गर्मी में खरीदने जाएंगे, कभी भी नहीं जाएंगे। गर्मी हम तो होते हैं सर्दी में ही खरीदेंगे, नया स्टाइलिश फैशनेबल ही खरीदेंगे, चाहे प्राइजेस कुछ भी हो, है ना। तो लीजिए, यही मैम ने इसमें लिखा है, डिमांड फॉर सर्टेन कमोडिटीज ऑल्सो चेंज irrespective of any change in price. For example, demand for umbrella increases in rainy season even if the price is high। आगे समझ बचा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपका वेट कर रही हूँ। हाय बच्चा, जैसा आपने देखा हमने पार्ट 1 में भी डिस्कस कर लिया था डेफिनेशन ऑफ डिमांड, इंडिविजुअल मार्केट फैक्टर्स ऑफ डिमांड। अभी आपके साथ डिस्कस किया मैम ने लॉ ऑफ डिमांड, डेफिनेशन, व्हाई इट इज एग्जिस्ट, एक्सेप्शंस टू लॉ। नेक्स्ट वीडियो में मैम आपके साथ डिस्कस करने वाली है मूवमेंट एंड शिफ्ट ऑफ डिमांड, डेफिनेशन इसकी, फैक्टर्स और डायग्राम। इससे आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं पार्ट 3 में से, और इसके जो डायग्राम के डाउट बच्चों को रहते हैं तो आई होप उसको आप अच्छे से देखिएगा और आपको डाउट्स नहीं रहेंगे। बाय। Thank you, students. Subscribe, comment, and share with your friends.